नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम नारीवादी विचारधाराओं के ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने नारीवादी दर्शन और नारीवादी विचारधारा को समझने की कोशिश की और नारीवादी दर्शन को समाप्त करके नारीवाद की जो अलग अलग देश दुनिया के अंदर जो अलग अलग किस्म की जो विचारधाराएं रही है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज इस चर्चा के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नारी की अस्मिता को लेके, नारी की स्वतंत्रता को लेके, उसकी समानता को लेके, उसके गौरव को लेके हर एक समय और परिस्थितियों के अनुसार, देश और काल के अनुसार इसके जो देखने का जो नजरिया रहा है एक समान नहीं रहा, बल्कि देखने का जो नजरिया क्या है असमान रहा है, या नारी की समस्या को समाधान करने के लिए जो इसका दृष्टिकोण रहा है वह भी समय, परिस्थितियों, देश व काल के अनुसार क्या है अलग अलग रहा है। हर एक देश या हर एक जो आंदोलनकारी जो साथी रहते हैं, जो नारीवाद आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं, वे अपने अपने हिसाब से नारीवादी आंदोलन को नारीवादी आंदोलन के जरिए नारी के जो समस्या हैं, उनके जो मुद्दे उसको सॉल्व करने की या उसको हल करने की क्या कोशिश करता है। और इस तरह से जो नारीवाद की जो विचारधारा है आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर हुए भी क्या है अलग अलग तरह से काम कर रही है। आज की चर्चा के अंदर हम मुख्यतः 8-9 नारीवादी जो विचारधाराएं रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी जो रही है उसके अंदर है लिबरल फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, उदारवादी नारीवादी विचारधारा। जैसे उदारवाद के नाम से ही प्रसिद्ध है, उदारवाद इस बात का हिमायती है कि वह महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात करता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो। नारीवाद ये मानता है कि हम शारीरिक आधार पे या मानसिक आधार पे स्त्री और पुरुष के बीच किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, भिन्नता नहीं कर सकते, क्योंकि वही काम जो पुरुष कर सकता है वही काम क्या है एक महिला भी कर सकती है। महिलाओं को भी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कानूनी संस्था में या समाज की कोई बाकी जो संस्था है उसमें पुरुषों के बराबर क्या भागीदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए जो नारीवाद उदारवादी जो विचारधारा है वो 4-5 बातों का सहारा लेता है। एक वो ये कहता है, एक तो जो महिला है वो ना तो पुरुषों से शारीरिक रूप से कमजोर है और ना ही मानसिक रूप से। और आज के समय में हमें मालूम है कि महिलाओं के द्वारा भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी वो सारे काम किए जा रहे हैं जो कि पुरुष करता है। और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो क्या है महिलाएं पुरुषों से भी क्या है आगे है। नेक्स्ट वे कह रहे हैं कि आज के समय के अंदर समस्या की जो मेनली जड़ है महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले सामाजिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, कानूनी क्षेत्र के अंदर समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व क्या बहुत कम है। इसलिए जिस भी संस्था के अंदर महिला काम करती है वहां पे क्या है पुरुष प्रधान होने के कारण निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अंदर जो महिलाओं की जो स्थिति है क्या थोड़ी कमजोर रहती है, जिस कारण क्या महिलाओं को शोषित होना पड़ता है। तीसरी बात उदारवादी नारीवादी ये कहती है कि जो महिलाएं हैं आज के समय में जिस हिसाब से उनका राजनीतिक रूप से, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर, विधिक क्षेत्र के अंदर या समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, वह प्रतिनिधित्व आज के समय में नहीं है, जो कि महिलाओं के शोषण का एक मुख्य कारण है। उदारवादी नारीवादी जो विचारधारा है इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ एक सुझाव भी वे सुझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वे कहते हैं कि जो नारियों का जो प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र के अंदर, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी हो, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व क्या है एक समुचित होना चाहिए। उनका भी प्रतिनिधित्व क्या है पुरुषों के बराबर होना चाहिए। जब हर एक क्षेत्र के अंदर क्या है महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व, शिक्षा के अंदर या रोजगार के अंदर उनका जो प्रतिनिधित्व है वह समुचित होगा, कानून समुचित होगा, तो उस तरह से जो महिलाओं के जो शोषण से क्या थोड़ा निजात पाया जा सकता है। और इस समस्या को खत्म करने के लिए उदारवादी जो नारीवादी जो सहारा लेती है मुख्यतः वो है कानूनी सहारा लेती है, कानून का सहारा लेती है। नेक्स्ट जो नारीवादी विचारधारा है उसका नाम है मार्क्सवादी नारीवाद विचारधारा, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। हालांकि इससे पहले की वीडियो के अंदर भी हमने मार्क्सवाद को अच्छे से समझने की कोशिश की है और हमने
उन तमाम वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश किया, मार्क्सवाद का जो मुख्यतः आधार रहता है कि समाज के अंदर जितने भी तरह की जो समस्याएं हैं उनका जो मूल जड़ है वो क्या है, पूंजीवाद। वो क्या है, पूंजी है। मार्क्सवाद ये कहता है कि आज के समय के अंदर जो महिलाओं का जो शोषण किया जा रहा है उसके पीछे भी क्या है, पूंजीवादी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या है, उत्पादन के संसाधनों पर क्या पुरुषों का नियंत्रण है, ना कि महिलाओं का। इसलिए यदि महिलाओं के शोषण को खत्म करना है तो सबसे पहले क्या, हमें पूंजीवादी व्यवस्था को ही खत्म करना पड़ेगा। मार्क्सवादी ये मानते हैं कि समाज के अंदर क्या, जो सामाजिक जो परिस्थिति है वो क्या, पितृसत्तात्मक है। समाज के अंदर क्या है, पुरुषों का क्या है, प्रतिनिधित्व अधिक या पुरुष प्रधान समाज है। और जो पुरुष प्रधान समाज है ये कोई अलग समाज नहीं है, बल्कि पूंजीवाद का क्या एक विस्तृत रूप है। ये भी क्या है, पूंजीवाद का एक विस्तृत रूप है। इसलिए महिलाओं ने यदि अपने दासता से उन्हें मुक्ति पानी है, उन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, तो पहली जो लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ेगी वो पूंजीवाद के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। और अगली जो उनकी लड़ाई होगी उसके पैरेलल जो उनकी लड़ाई होगी क्या होगी, पितृसत्तात्मक समाज के भी एक खिलाफ उनकी लड़ाई होगी। जब वह पितृसत्तात्मक समाज को स्थापित कर देंगे तब क्या, समाज के अंदर क्या है, एक शोषण रहित समाज बनेगा। जिस समाज के अंदर क्या है, नारी का क्या है, उसके नारी होने के आधार पे शोषण नहीं किया जाएगा। इसलिए मार्क्सवादी जो नारीवादी है, नारियों का इस बात के लिए आह्वान करती है, क्या उन्हें तैयार करने की कोशिश करती है कि उन्होंने जो संघर्ष करना है वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ भी करना है और पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ भी करना है। जब वह ऐसा काम करेंगी उसके बाद ही महिलाओं को समाज के अंदर क्या है, समानता के साथ, उनकी गरिमा के साथ, स्वतंत्रता के साथ या समानता के साथ क्या, समाज के अंदर क्या है, रहने का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है उसका नाम है समाजवादी नारीवादी विचारधारा, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। समाजवादी जो नारीवाद की जो विचारधारा और मार्क्सवाद की जो विचारधारा, मार्क्सवाद के अंदर क्या है, जो मार्क्सवाद क्या है, पुरुष पर जो प्रधान समाज है उसको भी क्या है, वह पूंजीवाद का एक विस्तृत रूप मानता है। परंतु समाजवाद के अंदर फंडामेंटल या इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो समाजवाद है ये मार्क्सवाद का निम्न रूप है, छोटा रूप है, ठीक है, और इसका एक्सट्रीम रूप है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद नारीवादी जो विचारधारा है वो इस बात को मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर तो क्या है, महिलाओं का शोषण होता ही होता है, परंतु जो पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक समाज क्या है, पूंजीवाद का विस्तृत रूप नहीं है, बल्कि पूंजीवाद का ही एक पैरेलल पॉइंट है या पैरेलल क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। इसलिए जो महिलाओं का शोषण है, एक तो उत्पादन के संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण नहीं होता है, उत्पादन के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है, पुरुषों का नियंत्रण होता है। और दूसरे तरह का जो शोषण है महिलाओं का क्या है, इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर होता है, क्योंकि पुरुषों के द्वारा क्या है, हर एक क्षेत्र के अंदर, यौन क्षेत्र के अंदर, सेक्स के संबंध में या बाकी संबंध में महिलाओं को क्या, बहुत टॉर्चर किया जाता है और महिलाओं का इस तरह से शोषण किया जाता है। यह समाजवाद नारीवादियों का मानना है। समाजवादी नारीवादी इस बात की वकालत करते हैं यदि महिलाओं का उत्थान करना है, उन्हें इस शोषण से बाहर निकालना है, तो महिला जो घर के अंदर जो काम करती है, कि पुरुष प्रधान समाज के अंदर क्या है, महिलाओं का सारे के सारे जो घर के काम है वो महिलाओं से करवाए जाते हैं और इसकी एवज के अंदर महिलाओं को कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता। वो इस बात का सुझाव देती है कि घर के सभी कार्यों के अंदर जो एक स्त्री करती है उनको पुरुष को भी बराबर रूप से करनी चाहिए। यदि पुरुष भी क्या, महिलाओं का घर के संबंध में सहयोग घर के कामों में करेंगे और उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सभी तरह का जो प्रतिनिधित्व देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, जो महिलाओं का क्या है, जो शोषण है वह क्या, कम हो सकता है। क्योंकि समाजवादी नारीवादी जो विचारधारा ये कहती है कि एक जो महिला की जो भूमिका है समाज के अंदर अलग अलग तरह से, परिवार के अंदर उसकी माँ के रूप में उसकी भूमिका है, बहन के रूप में उसकी भूमिका है या पत्नी के रूप में उसकी भूमिका है, ये सारी भूमिकाएं भी महिलाएं क्या है, अपने अलग अलग समय के अंदर निभाती है। और ऐसी ही भूमिका को क्या है, पुरुषों ने भी महिलाओं का साथ निभानी है और उन्होंने महिलाओं का सहयोग करना है। यदि पुरुष ऐसा करता है तो महिलाओं को ऐसी परिस्थिति के अंदर थोड़ी जो उनकी शोषणकारी व्यवस्था उससे क्या राहत दिलाई जा सकती है। नेक्स्ट जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है उसका नाम है रेडिकल फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, या हिंदी में हम उसे कहते हैं उग्र नारीवादी विचारधारा। ये जो नारीवाद की जो विचारधारा जिसके रेडिकल
फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये उग्र नारीवादी विचारधारा है। और इस बात के अंदर क्या है, महिलाओं को पुरुषों से पूरी तरह से आइसोलेट करने का काम किया गया है। उन्हें ना तो वो पुरुषों का सहयोगी माना गया है, और यहाँ तक उग्रवादी जो नारीवादी की विचारधारा है वे इस बात की भी हिमायती करते कि उन्होंने पुरुष से क्या है, पूरी तरह से अलग रहना, ना कि पुरुषों के साथ किसी भी तरह का शोषण सहयोग करना है। उग्र नारीवादी जो विचारधारा है इस बात को मानते हैं कि महिलाओं का जो शोषण उत्पीड़न जो होता है उसका जो मुख्य कारण है सेक्स है, यौन है, और जो पुरुष है सेक्स के कारण या यौन के कारण क्या है, महिलाओं का शोषण करता है। और इस यौन की वजह से क्या है, जो महिला का है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से या समाज के अलग अलग क्षेत्र के रूप में उसका योगदान करता है। जो उग्र नारीवादी जो विचारधारा, जो नारी की जो भूमिका क्या है, व्यक्ति को केंद्र मान के करता है। किसको केंद्र मान के करता हुआ है, एक जो महिला का जो वर्णन करता है वह एक मुख्य कारण ये मानता कि शोषण का जो मुख्य कारण क्या है वह यौन है या सेक्स है। इसलिए यदि हमने इस समस्या को समाप्त करना है तो हमने लैंगिक जो महत्व है उसको ही समाप्त कर देना चाहिए। जब तक लैंगिक महत्व बना रहेगा तब तक क्या महिलाओं का जो शोषण है वह चलता रहेगा। उग्र नारीवादियों का ये मानना है कि जो नारीवाद ने जो अपने लैंगिक जो संबंध है वह समलैंगिक संबंध बनाने, मतलब महिलाओं ने अपना जो शारीरिक संबंध है वो महिलाओं से बनाने हैं, ना कि उन्हें विषम लैंगिक संबंध बनाने, ना कि उन्हें पुरुषों से अपने संबंध बनाने हैं। यदि महिलाएं अपने शारीरिक संबंध महिलाओं से ही बनाएंगी तो ऐसी परिस्थिति में जो शोषण महिलाओं का पुरुषों के द्वारा किया जाता था उस शोषण का सवाल ही नहीं होता, और जो महिला का जो शोषण है ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि महिला के जीवन के अंदर जब पुरुष प्रवेश करेगा ही नहीं तो पुरुष के द्वारा महिलाओं का शोषण किस तरह से किया जाएगा। ये नारीवाद का क्या एक उग्र दृष्टिकोण है जो कि शायद संभव नहीं है। वो क्या है, जो उग्र नारीवाद है ये पुरुषों का क्या बहिष्कार करता है, बायकॉट करता है, और एक स्वतंत्र नारीवाद की क्या है ये परिकल्पना करता है। उग्र नारीवाद जो सुझाव देता है वो एक कई सुझाव देता है, जिसमें प्रमुख है उग्र नारीवाद ये कहता कि महिला ने अपने शरीर के अंदर शिशु को जन्म नहीं देना है बल्कि अपने शरीर से बाहर शिशु को जन्म देना है। इसके लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। जैसे आज के समय के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी की मदद से भी जो एक शिशु को, एक जो बच्चे को है माँ के पेट के अंदर ही तैयार नहीं किया जाता बल्कि एक तकनीकी के सहारे में भी बच्चे को तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो उग्र नारीवाद जो नारी के जो शोषण का मुख्य कारण ये मानते हैं कि नारी के शोषण का जो मुख्य सेकंड जो मानक वो नारी के सौंदर्य को लेते हैं। और नारी के सौंदर्य के संबंध में उग्र नारीवाद ये कहते हैं कि नारीवाद के सौंदर्य के संबंध में जो भी कानून बनाएंगे वो पुरुषों के द्वारा बनाएंगे या पुरुषों के द्वारा ही महिलाओं को सौंदर्य निर्धारित किया गया है कि महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, महिलाओं को वैसा करना चाहिए। ये क्या महिलाओं के सौंदर्य का प्रतीक है। और महिलाओं ने जो भी नियम कायदे कानून बनाए अपने सौंदर्य के संबंध में वे स्वयं नहीं बनाए बल्कि पुरुष प्रधान समाज ने बनाए हैं या पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए उग्र नारीवाद जो विचारधारा है इस बात की वकालत करती है कि महिलाओं ने पुरुषों के द्वारा जो नारी के लिए उसके सौंदर्य के लिए जो नियम बनाए उसका क्या उसने बहिष्कार करना है। इसलिए उन गुणों को मानने से क्या उसने इनकार करना है। नेक्स्ट वो कह रही है यदि महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जीवन व्यतीत करना है तो जिस हिसाब से जो पुरुष है अपने नग्नता का प्रदर्शन करते हैं या अपने शारीरिक संबंध दूसरे महिलाओं से भी बना लेते हैं तो जो समाज है उनको बुरा नहीं मानता या समाज उसको प्रताड़ित या उससे दंडित नहीं करता। इसके लिए उग्र नारीवाद भी ये कहता कि महिलाओं ने भी अपने क्या है शरीर की नग्नता का प्रदर्शन करना चाहिए, और यदि वो दूसरे पुरुषों के साथ कईयों पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो नेक्स्ट जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी रही है उसका नाम है सांस्कृतिक नारीवाद या कल्चरल फेमिनिज्म। सांस्कृतिक नारीवाद के अंदर जो इनका जो केंद्र बिंदु ये रहा है कि वह क्या है, जो नारीवाद के अंदर ये कि जो नारी का जो व्यवहार है वह शोषण का जो
तरीका पुरुषों के द्वारा, एक तो जो नारी का व्यवहार वो क्या बहुत ही मृदु होता है, कोमल होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है। और महिलाओं का ऐसा व्यवहार है कि वह परिवार को बांधे रखती है, जोड़े रखती है, और समाज के अंदर जो विभिन्नताएं अलग अलग तरह की रही है उन सभी विभिन्नताओं को एक साथ क्या है, चला के रखती है। परंतु यही कारण क्या है जो महिलाओं के क्या है, शोषण का भी कारण बन चुका है। परंतु ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंतु जो काम पुरुषों के द्वारा क्या है, जो नारियों के या जो महिलाओं के इन गुणों को क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कारण क्या है महिलाओं का क्या है, उत्पीड़न हो रहा है। सांस्कृतिक नारीवाद ये मानता है कि नारी का ये भाव है कि वह सभी का पालन करे, इस बात का ध्यान रखे कि महिलाओं के अंदर जो भावनात्मक मुद्दे हैं, इमोशनल जो टेंडेंसीज है या एलिमेंट्स है, वह पुरुषों के मुकाबले क्या है, बहुत अधिक है। क्योंकि जिस तरह से वह लविंग केयरिंग अपने फैमिली की करती है, ऐसी लविंग केयरिंग क्या है, एक पुरुष नहीं कर सकता। परंतु यदि पुरुष इस गुण का, महिलाओं की इस गुण का गलत फायदा उठा के उसके शोषण का जरिया बने, तो इसके लिए जो सांस्कृतिक नारीवाद ये कहता है कि महिलाओं को इन गुणों का क्या है, त्याग तो नहीं कर सकता, परंतु समाज को जो इस तरह से समाज के अंदर जो मॉडल के रूप में वो एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करते, एक नारीवाद के रूप में, एक नारी के रूप में समाज के आदर्श प्रतिमान स्थापित करने चाहिए, ना कि पुरुष के रूप में आदर्श प्रतिमान स्थापित करने चाहिए। यदि समाज के अंदर आदर्श प्रतिमान शक्ति के रूप में हो या अलग अलग रूप में हो, उसको नारी के रूप में वो चित्रित करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, नारी को क्या है, मान सम्मान मिलेंगी, जिससे जो नारी है आसानी से अपना काम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी रही है उसका नाम है एक्सटेंशनलिज्म, फेमिनिज्म, या हिंदी में कहते हैं अस्तित्ववादी नारीवाद। अस्तित्ववादी जो नारीवाद है, ये जो नारी को जो केंद्र बिंदु मान के, नारी को केंद्र बिंदु नहीं मानती बल्कि एक व्यक्ति के रूप में या मानव के रूप में, ह्यूमन के रूप में नारी को चित्रित करने की कोशिश कर रहा है। अस्तित्ववादी नारीवाद ये मानता है कि जो नारी है वह पहले नर या नारी के रूप में जन्म नहीं लेती, बल्कि एक मानव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में क्या है, समाज के अंदर उसकी भूमिका है। उसके बाद क्या है, उसके बायोलॉजिकल फिजिकल के आधार पे क्या है, वह नर और नारी उसको क्या समाज मानता है, और नर और नारी के आधार पे समाज के अंदर जो उसके काम हैं या उसके गुण हैं वो उसको परिभाषित करता है। परंतु अस्तित्ववादी जो नारीवाद है वह जो महिला को क्या है, एक मानव के रूप में परिभाषित करता है, ना कि एक नारी के रूप में। ठीक है। और अस्तित्ववादी नारीवाद ये मानता है कि नारियों को भी कि हर क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का क्षेत्र हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कानूनी हो या बाकी तरह का जो क्षेत्र हो, उसमें पुरुषों के बराबर क्या है, एक समान क्या है, आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इसके अंदर सिमोन द बुआ एक जो महत्वपूर्ण नारीवादी विचारक हुए हैं। सिमोन द बुआ के राजनीतिक विचारों को या संपूर्ण नारीवादी विचारकों को समझने के लिए हम इस पे अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। उनकी एक महत्वपूर्ण बुक आई थी, जिस बुक का नाम था सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स के अंदर सिमोन द बुआ ने ये कहा था कि कोई व्यक्ति क्या है कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बनाई जाती है, कि जब कोई लड़का या लड़की पैदा नहीं होती बल्कि समाज के अंदर क्या जो हमारे इस तरह से समाज की संरचना है कि हम जब लड़की पैदा होती है तो हम यदि लड़का रोता भी तो हम लड़के को ये कह देते हैं कि ये लड़की की तरह रोने की एक्टिंग कर रहा है। मतलब यदि जो खिलौने भी है लड़के और लड़कियों के, उसके अंदर की हमने डिफ्रेंशिएट किया है, उसके अंदर भी हमने भिन्नता की है। लड़की के खेलने के खिलौने अलग होंगे, लड़कों के खेलने के खिलौने अलग होंगे। इस तरह से लड़के के कपड़े अलग होंगे, लड़कियों के कपड़े अलग होंगे। लड़कियों के लिए शिक्षा की प्रबंध अलग तरह से होगा, लड़कों के लिए शिक्षा का प्रबंध अलग तरह से होगा। ये अस्तित्ववादी नारीवाद की मानना है। इसलिए अस्तित्ववादी नारीवाद ये मानती है कि समाज के अंदर क्या है, महिलाओं को क्या हर क्षेत्र के अंदर समान गरिमा अस्तित्व मूलक उनको होना चाहिए। अगली जो विचारधारा है उसका नाम है आश्वेतवादी नारीवादी की विचारधारा, या भारत के अंदर के जाति या दलित नारीवादी विचारधारा। पश्चिम के अंदर जो नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, पश्चिम के अंदर जो श्वेत जो महिलाएं थी उनको क्या है, अश्वेत महिलाओं के मुकाबले तो अधिक अधिकार मिलते थे, और उनका जो शोषण है वह भी अश्वेत
महिलाओं की अपेक्षा कम होता था, और आश्वेत जो महिलाओं का जो शोषण है पश्चिम की दुनिया के अंदर वो श्वेत महिलाओं के अपेक्षा क्या है, अधिक होता था। एक तो जो उनका शोषण वो महिला के रूप में होता था, और दूसरा जो उनका शोषण है वह उनके रंग या नस्ल के आधार पे होता था। इसलिए समय और परिस्थितियों काल के अनुसार ये जो आश्वेत महिलाएं हैं उन्होंने भी अपने हकों और अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, और उन्होंने माना कि उनका जो शोषण है श्वेत महिलाओं की अपेक्षा क्या है, अलग है, क्योंकि वह दोहरे शोषण की शिकार है। एक तो आश्वेत होने के लिए शोषण का शिकार रही है, और दूसरा वो महिला होने के लिए शोषण का शिकार रही है। यदि भारत के संदर्भ में हम यही बात करें तो भारत के अंदर जो दलित महिलाएं हैं उन्होंने इस बात को लेकर आवाज़ उठाना शुरू किया कि वे भी भारत के अंदर दोहरे शोषण से पीड़ित है। एक तो महिला के आधार पर उनका शोषण होता है, और दूसरा उनका जाति आधार पर शोषण होता है, स्त्री के आधार पे क्या उनका शोषण होता है, जिससे उनको क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और पुरुषों के बराबर उन्हें भी समानता और गरिमा पूर्ण जीवन जीने का क्या अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है उसका नाम है परिस्थितिकवादी नारीवाद विचारधारा, इको फेमिनिज्म आइडियोलॉजी। इको फेमिनिज्म आइडियोलॉजी के अंदर इस बात को चित्रित किया गया है कि आज से काफ़ी समय पूर्व, लगभग 5000 साल पहले क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर, या प्रकृति के ऊपर, या प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर क्या है, महिलाओं का कब्जा या नियंत्रण हुआ करता था। परंतु पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के द्वारा क्या है, जो एग्रीकल्चर के ऊपर या उत्पादन के संसाधनों के ऊपर या प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर क्या अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और वो पुरुषों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक तरफ वह महिलाओं का भी शोषण करता है, और दूसरी तरफ वह प्रकृति का भी शोषण करता है, जिससे कि प्रकृति का जो एक सर्कल था वह क्या डिसबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, इसलिए परिस्थितिकवादी नारीवादी ये मानते हैं कि जो पुरुषों का क्या है, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्पादन के संसाधनों पर फिर से महिलाओं का नियंत्रण होना चाहिए, और प्राकृतिक के संसाधनों पर भी महिलाओं का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर कोमल है, उसके स्नेह करने की है, केयरिंग की जो उसकी कैपेसिटी वो पुरुषों के मुकाबले अधिक है। जब महिलाओं का इन संसाधनों के ऊपर उसका नियंत्रण होगा तो ऐसी परिस्थिति में अंदर क्या है कि वह प्रकृति से भी उतनी चीज़ें लेंगी कि जितनी उसकी ज़रूरत की है, वह प्राकृतिक से अ, अत्यधिक मात्रा के अंदर क्या प्रकृति का दोहन नहीं करेंगी, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में हमें मदद मिलेगी, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी भरपूर संख्या के अंदर क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन बचे रहेंगे। और नेक्स्ट जो नारीवाद की जो विचारधारा उसको बोलते हैं हम पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद की विचारधारा। उत्तर आधुनिकता के अंदर हम क्या है अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप मेरी उस वीडियो को भी जरूर देख लें। उत्तर आधुनिकतावाद जो 1960 के दशक के अंदर शुरू हुआ था, वो जो इस बात को केंद्र बिंदु मानता है कि हर एक व्यक्ति का जो अनुभव क्या है अलग अलग होता है, और हर एक व्यक्ति के अनुभव को क्या है हमने जगह देनी है। ठीक है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह सैंपल करके उसको यूनिवर्सलाइज कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समय परिस्थितियों देश काल के अनुसार हर एक व्यक्ति का क्या अनुभव अलग अलग होता है। इसी उत्तर आधुनिकतावाद की जो नारीवाद की जो विचारधारा है वह भी इस बात की हिमायती है कि हम इस बात को लेके इस कंक्लूजन या इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सभी तरह की जो नारियां उनके जो शोषण करने का जो तरीका है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है वह भी एक तरीका ही हो सकता है कुछ महिलाओं के साथ शोषण बहुत कम हो, कुछ महिलाओं के साथ शोषण बहुत अधिक हो। साथ में वो इस बात को भी मानते हैं कि ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ शोषण ही होता है, महिलाओं का घरों में बहुत सम्मान भी होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो महिलाओं का जो शोषण होता है वह एक ही तरीके से नहीं होता है। जैसे आश्वेत महिलाओं का मानना था कि आश्वेत महिलाओं के साथ क्या दोहरे रूप से वो शोषित है। एक तो वह नस्ल या रंग के आधार पर उनका शोषण होता है, और दूसरा उनका महिलाओं के आधार पर, महिला होने के आधार पर शोषण होता है। भारत के अंदर जैसे महिला ने कहा कि जो दलित महिलाएं थी कि उनका शोषण भी दो तरीके से हो रहा है, एक तो दलित होने के आधार पर हो रहा है, दूसरा उनका महिला होने के आधार पर शोषण हो रहा है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने नारीवाद की जो मुख्यतः जो नारीवाद की जो विचारधारा रही है उसको समझने की कोशिश की, और अगली वीडियो के अंदर हम जो नारीवाद के जो अलग अलग चरण रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से नारीवाद की जो अलग अलग विचारधाराएं रही है उसको जानने में आपकी जो समझ है काफ़ी
दुरुस्त होंगे और परीक्षा के लिहाज से आपके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली। चाहे आपका पेपर किसी भी तरह का, यूपीएससी का पेपर हो, सिविल सर्विस का, किसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, कॉलेज कैडर का हो, पीजीटी का हो, या नारीवाद के संबंध में कोई भी देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति नारीवाद को समझना चाहता है, या कोई भी पुरुष नारीवाद को समझना चाहता है, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में समाज में जो अपनी भूमिका को अदा करना चाहता है, उस सभी व्यक्तियों के लिए ये जो चर्चा है, ये जो वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। थैंक यू सो मच।